हेलो एवरीवन, तो ये आपका है 15th क्लास। अब बचा हुआ है बस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसके साथ आपका मैथ्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर स्टैट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। परमुटेशन को हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं और फिर कॉम्बिनेशन को भी इसी तरह 2 पार्ट में देखने वाले हैं। परमुटेशन समझने से पहले सबसे पहले आप 2 रूल समझ लो, जिसका नाम है एंड रूल एंड और रूल। प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल भी बोलते हैं बहुत लोग। कहीं भी आपको एंड दिखे, एंड वर्ड दिखे, तो आपको करना है मल्टीप्लाई, और कहीं आपको दिखे और, तो आपको करना है ऐड। और में आपको करना है ऐड और एंड में आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो एंड वर्ड दिख गया मतलब क्या है, आप समझो एक प्लेस पे हो, ए पे हो, बी पे जाना है आपको और फिर सी पे जाना है। ए से बी जाना है और बी से सी जाना है। ए से बी जाने के लिए आपको 3 रास्ता पता है, 3 मेथड्स, 3 वेज है। और ठीक उसी तरह बी से सी जाने के लिए आपके पास 2 मेथड। अब आपको अगर ए से सी जाना है तो आपको ए से बी भी जाना पड़ेगा एंड बी से सी भी जाना पड़ेगा, यानी टोटल आपका 6 मेथड्स हो जाएगा ए टू सी पहुंचने का। जैसे अगर मैं बोलूं ए से बी जाने का, समझो ये वाला एक रास्ता है, समझो ये एक रास्ता है, और एक तो आप ये वाला रास्ता, ये 3 रास्ता हो गया ए से बी जाने। अभी क्या है, यहां से आप एक ऐसा, और यहां से आप, यहां से आप, ये एक रास्ता है। आप समझो टोटल 6 मेथड्स हुआ कि नहीं। ये पिंक वाले से जाओगे और फिर ग्रीन चूज करोगे, या पिंक वाले से आप इसको चूज, तो पिंक वाले के लिए 2, पिंक चूज किया तो फिर 2, फिर ये वाला पार्ट चूज किया तो 2, और फिर ये ब्लू वाला चूज किया तो 2। टोटल 3 into 6 हुआ कि नहीं। अभी समझो और रूल। और रूल ऐसा है कि आपके पास इधर 3 सब्जेक्ट्स हैं। समझो आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स है। ठीक है, और आपके पास इधर कुछ ऑप्शन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, दिस और दिस। तो यहां से कोई भी एक सब्जेक्ट आप 3 मेथड से ले सकते हो। और में आ जाओ, क्योंकि आपको बस एक ही सब्जेक्ट चुनना है, तो जैसे ही और में आते हो तो ऐड किया 2, आप 5 मेथड से ले सकते हो कोई भी एक सब्जेक्ट। लेकिन यही अगर थोड़ा सा बात घुमा दिया जाए, ये बोला जाए कि आपको इसमें से एक सब्जेक्ट लेना है और इसमें से एक सब्जेक्ट लेना है, आप 2 सब्जेक्ट्स लेना है, इसमें से एक आप 3 तरीके से ले सकते हो एंड इसमें से आप 2 तरीके से ले सकते हो। ये हो गया एंड। और होता एक ही लेना है, इधर दिस और दैट, तो फिर ये 5 होता, 5 होता, और यहां एंड है तो 6 होता। तो एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए ऐड। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लो, आगे बढ़ो। अभी देखो, आपके पास समझो कोई भी चीज अरेंज करना है, आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या सोचोगे, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार तो पढ़ चुके हो एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही है इसके बारे में। तो आप जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का क्वेश्चन देखोगे तो आपको कैसे समझ में आए कि यहाँ परमुटेशन या कॉम्बिनेशन यूज। तो देखो भाई, परमुटेशन के लिए आप देखना वर्ड, आपके पास वर्ड आएगा अरेंज। जहां चीजों को अरेंज करना है, मतलब जहां ऑर्डर मैटर करता है, जहां ऑर्डर चेंज होने से चीजें बदल जाती है, वहां आप परमुटेशन यूज करोगे। और जहां ऑर्डर बदलने से कुछ नहीं बदलता, वहां पे आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। कॉम्बिनेशन में आपको वर्ड ऐसा मिलेगा, चूज करना, सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। ये एकदम टिपिकल वर्ड यूज होता है सिलेक्शन का जब आप कॉम्बिनेशन के लिए जाओगे। और परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। तो ये तो क्वेश्चन को कैसे आप समझोगे वो समझ में आ गया। अब परमुटेशन में है आपका अरेंजमेंट। जैसे आपके पास ए, बी और सी है,
इसमें से 2 लेटर लेना है और वर्ड बनाना है मीनिंग और मीनिंगलेस। अपने को नहीं मतलब पड़ता कि कोई मीनिंग है या नहीं है इसका, हमको 2 लेटर का वर्ड बनाना है। तो हम ए बी वर्ड बनाए या बी ए बनाए, दोनों डिफरेंट वर्ड है ना भाई। ऑर्डर बदला, चीज बदल गया, क्या है? परमुटेशन। आपने बी और सी या सी और बी ले लिया, और ए सी या फिर सी ए ले लिया, तो ये आपका चीज ऑर्डर बदला तो चीज बदल, ठीक है ना। ऑर्डर बदला तो आपका चीज बदल गया, ए से बी, बी से ए, ठीक है ना। उल्टा हो, उल्टा किया तो। अभी अगर यही आप सिलेक्शन कर रहे होते तो आप बस 2 को सेलेक्ट करते हो। इसको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल से हम समझ सकते, और अच्छा एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? आप क्रिकेट मैच अगर देखते हो तो आप देखो 15 में से 11 प्लेयर को सेलेक्ट किया जाता है, तो वहां हम कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, क्योंकि कौन पहले सेलेक्ट हुआ इससे कोई मतलब नहीं, टोटल 11 प्लेयर का टीम आपको मिल गया। लेकिन जब आप बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करते हो, तो बुमराह पहले जाएगा कि रोहित शर्मा, इस पे डिफरेंस होगा। तो बैटिंग ऑर्डर, जहां ऑर्डर आया, जहां अरेंजमेंट आया, वहां पे हो गया मेरा परमुटेशन, और जहां मैं चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं, वहां मेरा हो गया कॉम्बिनेशन। मतलब कमिटी बनाने वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन उसी कमिटी के लोगों को अगर अरेंज करना है रो में, तो वो फिर अरेंजमेंट परमुटेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे, कैसे आता है। तो मान लो ये 3 ही था जिससे हमको भरना था कुछ, और मेरे पास 2 प्लेस था, तो पहले वाले प्लेस को मैं 3 तरीके से भर सकता हूं ना, 3, और दूसरे वाले प्लेस को अब एक चीज तो हम डाल चुके हैं ना यार, चीजें रिपीट नहीं होती, मतलब ए नहीं होता। तुम सोचो ना, नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी रोहित शर्मा और स्ट्राइकर एंड पे भी रोहित शर्मा, के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग करने जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहां पर 3 के बाद वाले में कोई भी एक जो हमने ले लिया उसको हटाना है, बचा। और एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसी चीज को बोलते हैं अरेंज कर रहे हैं हम 3 चीजों को अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसको बोलते हैं 3P2। अगर हम बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, दैट इज NPR। और ये बात हमेशा याद रखना भाई कि n का वैल्यू या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा r से। n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा r से, क्योंकि आप 10 में से 12 लोगों को तो अरेंज नहीं कर सकते ना, ज्यादा से ज्यादा आप 10 में से 10 लोगों को अरेंज कर सकते हो। आपका 11 प्लेयर है तो 11 ही जाएगा बैटिंग के लिए, इम्पैक्ट रूल अभी मत डाल देना उसमें, फिर वो 12 प्लेयर हो जाता है वहां नहीं। तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा मेरा एक फॉर्मूला आता है NP इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप बोलोगे सर फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल क्या चीज है भाई? तो फैक्टोरियल मेरा हो गया कोई भी नंबर का फैक्टोरियल, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन। और यहां एक एक्सेप्शनल रूल है जहां फैक्टोरियल 0 को बाय द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन हम बोलते हैं 1, ठीक है। यानी आप अगर 6 में से 6 चीज चुन रहे हो तो आप यहां क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0, और ये आ जाता है फैक्टोरियल 6, मतलब 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। यानी ये फैक्टोरियल 6। इतना चीज समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। और एक और तरीका होता है फैक्टोरियल लिखने का अच्छा सा, अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो जल्दी जल्दी, तो आप सीधा क्या करो, 10P3 निकाल रहे हो ना, 10P3, तो आप क्या करो, 10 से सब्ट्रैक्ट करते हुए, डिक्रीज करते हुए 3 फैक्टर मल्टीप्लाई करो, 10 9 8 आपका आ जाएगा आंसर, 10 9 8 से आपका आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4P3,
तो 4p3 का वैल्यू निकालना है, 4p3 है वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है। तो 4p3 का वैल्यू निकाल देंगे, 4p3 इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम अभी क्या बात हुआ था, डिक्रीज होता हुआ कितना फैक्टर, 3 फैक्टर्स, कहां से, 4 से, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया मेरा 4 3 12 एंड 2 24, बोलो आ गया ना आंसर आराम से, जितना भी हो, मान लो 7p2 है तो 7 इंटू 6, दो फैक्टर डालेंगे डिक्रीज होता हो, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्पफुल है ना, तो इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर, ठीक है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, कहीं भी आपको NPN दिख जाए ना बाप, तो फैक्टोरियल n लिख देना। फैक्टोरियल n मतलब कि 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट। जैसे ये 4p4 दिखा तो आप सीधा लिखो 4 3 2 एंड 1, ये हो गया आपका आंसर। कहीं भी आपको NPN दिखे तो फैक्टोरियल n कैलकुलेट करो, आगे बढ़ो, ये भी हो गया 24, आ गया आंसर 24। देखो 2 क्वेश्चन हो गया आराम से, ठीक है। मजा आ रहा है, परमुटेशन का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके वो सिलेबस में लिखा भी हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ो। तो फैक्टोरियल 7 का क्या वैल्यू होगा, आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा भाई। फैक्टोरियल 7 का क्या वैल्यू होने वाला है, फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 यानी क्या, 7 6 5 4 3 2 और 1, कैलकुलेट कर लो। ये मैं इतने दिन से ये कामों को कर रहा हूं, तो मेरा फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, वो ऐसे ही दिमाग में है, इनटू 7। आपके पास कैलकुलेटर है, सीधा चलो, ठीक है। तो 5040 होता है फैक्टोरियल 7, 5040 5040, और ऑप्शंस को देख के टिक करना, देखना बहुत आसपास का देखो, थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है, हो सकता है आपने आंसर 5040 निकाला है, बट जल्दी में आप कोई और ऑप्शन टिक कर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां मुझे बस कैलकुलेटर चलाना था, ठीक है। आगे बढ़ते, लिख लेना अच्छे से, और कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में आप हमें बताओ। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, अब एकदम स्टार्टिंग में हमने बात किया, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। फैक्टोरियल 0 तो बाय डेफिनेशन 1 होता है, तो इसके ऊपर आगे बात नहीं करता। तो 4 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इज एनपीआर, एनपीआर क्या है भाई, एनपीआर जब आप लिखते हो, ये एक्चुअली ऐसा है, इसमें एन हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर। आप कभी -5 लोगों को थोड़ी अरेंज करोगे, आप कभी 3.2 आदमी को थोड़ी अरेंज करोगे, आप कभी 4.5 चीजों को थोड़ी अरेंज करोगे। आप किसको अरेंज करोगे, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। जब हमने सेट थ्योरी किया था तब भी हमने नंबर्स के बारे में बात किया, ठीक है ना। तो यहाँ हमें हमेशा n का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी परमुटेशन करो, कॉम्बिनेशन करो, कुछ भी अरेंज कर रहे हो, तो दिमाग में ऐसे अंदर से चिल्लाता हुआ आवाज आना चाहिए, अंतर आत्मा से, कि भाई मेरा जो ये n है ना, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। चल आगे बढ़, ये तो बात करते टाइम पे एकदम से स्टार्टिंग में ही हमने वो जो परमुटेशन के बारे में स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा जो मैं स्टार्टिंग में देता हूं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपको दिमाग में रखना है वो सारा, ठीक है ना। तो इन एनपीआर द रिस्ट्रिक्शन इज क्या है, एन का वैल्यू आर से बड़ा, पहला ऑप्शन आर से बड़ा तो होना चाहिए, बट वो बराबर भी हो सकता है, यानी मेरा सबसे एक्यूरेट आंसर जो है वो मेरा सेकेंड वाला होगा, पहला वाला गलत नहीं है, एन का वैल्यू ग्रेटर हो तो चलेगा, लेकिन इक्वल भी तो होना चाहिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है सेकेंड वाला, ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्योंकि आपके पास 10 लोग हैं तो आप उसमें से 12 लोगों को नहीं अरेंज करोगे, आप या तो 10 या 10 से कम लोगों को अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में,
आगे बढ़ते इधर आ, ये फॉर्म एनपीआर का ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, और यहां से चलो थोड़ा सा एनपीआर का जो ये फॉर्मूला है या फिर जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला होता है, दोनों को हम लोग डिराइव करेंगे, दोनों यहां से डिराइव होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है वो देखना ध्यान से। आपके पास एन चीज है जिसको अरेंज करना है, टेकन आर एट ए टाइम। आप इसको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से समझो। आपके पास 10 चीज है और आप 4 चीजों को अरेंज करना चाहते हो, तो आप पहला चीज को अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे पहला जगह पे कितना चीज बैठा सकते हो, पहला पोजीशन पे 10 है आपके पास, आपने 10 डाला। इसके बाद उसके बाद वाला एक तो बैठ चुका, बचा हुआ 9, फिर 8 और फिर 7। इसका आंसर तो एकदम तुरंत में चुटकी बजाते निकलने वाला है कि एनपीआर में हमेशा मेरा कितना फैक्टर होगा। एकदम स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे हम लोग कि 10p3 निकालोगे तो 3 फैक्टर मल्टीप्लाई करना, 2 है 7p2 है तो 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करना, यहाँ 10p4 है तो 4 फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर एनपीआर है तो 8 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ का आंसर तो ऐसे ही समझ में आ गया कि आर होता है। आगे इस फॉर्मूला का भी बात कर लेते, फॉर्मूला को भी समझ लेते हैं कि कैसे आ रहा है। तो एनपीआर, तो पहला तो n, दूसरा n-1, तीसरा n-2, तो फर्स्ट वाले में है n-0, सेकेंड वाले में है n-1। तो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड में n-2 है थर्ड में। तो ऐसे ही चलते हुए आरएथ, आर कुछ भी हो सकता है, काउंटर है, तो आरएथ में क्या होगा, n-, से कम माइनस करेंगे क्योंकि आप थर्ड वाले में 2 माइनस कर रहे हो, सेकेंड वाले में 1 माइनस कर रहे हो, तो आप आर वाले में r-1 माइनस करोगे तो n-r+1 हो जाएगा। देखो यहीं तक है। तो ये तो एनपीआर का फॉर्मूला है, बट सर इसमें फैक्टोरियल कहां से आ गया, फैक्टोरियल कैसे आता है? तो हम लोग जबरदस्ती फैक्टोरियल आसानी के लिए घुसाते हैं इसमें। कैसे? n-1 n-2 डॉट 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 डॉट, यहां आता है n-r+1। इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, जो हम अपने से ला रहे हैं, जो हम खुद से ला रहे हैं, उसको मैं रेट से लिखता n-r डॉट 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 3 2 और 1। अब बाबू खुद से मल्टीप्लाई किया है, मामा घर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करके छोड़ दो ये खुद से, तो अगर किसी में कुछ खुद से मल्टीप्लाई किया तो वो डिवाइड भी कर दो, तो 1 2 3 डॉट 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 n-r। अब एक बात बताओ, यहां का नंबर 1 से लेके n तक पहुंच गया जो कि है फैक्टोरियल n, डिवाइडेड बाई यहां का नंबर 1 से लेके n-r तक पहुंचा, फैक्टोरियल n-r। इसीलिए ये फॉर्मूला भी एनपीआर का सही है, और एनपीआर का ये फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r ये भी सही है। ठीक है ना? आराम से इसको लिखो, समझो, फिर आगे। ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते। बहुत लोग ऐसा होगा जिसने क्लासेस नहीं भी दिया होगा, वो भी अगर ठीक से समझे तो समझ पाएंगे। तो एनपीआर कैन आल्सो बी रिटन एज, इसका जो ए वाला ऑप्शन है अभी हमने बात कर लिया इसके बारे में, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r है, एकदम से बेसिक का चीज था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r। समझ में आ जाइए, आगे बढ़े क्या? इधर आ, अब थोड़ा सा अलजेब्रा में सॉल्व करने वाला चीज मिले। तो भाई NPR है, NP4 है सॉरी, यहां है 12 और यहां है NP2। इसको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना, पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने जाएंगे, अपने पास ऑप्शन रहता है। n इज इक्वल टू -1 को हटा ही दो, वो ऑप्शन कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो यहां हम 4 फैक्टर लिखेंगे, n n-1 n-2 और n-, और यहां है 12, यहां लिखेंगे n n-। अब एक बात बताओ भाई, ये दोनों तो कैंसल, n-2 और n-3, ये देख के ही लग रहा है ना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पास पास वाला नंबर है। ये जो नंबर है इससे एक छोटा ये है, मतलब ये अगर 8 है तो ये 7 है, ये 6 है तो ये 5 है,
अब यहाँ 12 को भी ऐसे तोड़ सकते हो क्या, 4 इंटू 3 लिख सकते हो। अब यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है, यही ट्रिक काम आता है मैथ्स में कि आप इसको 4 लिख सकते हो। तो n-2 अगर 4 है तो n का वैल्यू 6 हो गया, n का वैल्यू 6 करेंगे और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है, अच्छे से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इन पूरे सीरीज को सीरियसली देखना। अब आपका लॉ का भी वीडियो आ गया है, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से देखो आप। आगे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सब आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना। चलो, स्टैट्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा मैथ्स खत्म होते ही। यहां NP3 और NP2 है भाई। NP3 और NP2 का रेशियो जो है वो है 3:1। यानी ऊपर तो भाई 3 फैक्टर n, n-1 और n-2, और नीचे हो गया n, n-1, ये हटाओ काट के, इक्वल टू 3 है, n-2 इक्वल टू 3 है, n का वैल्यू हो गया 3 + 2 इक्वल टू 5, मिल गया n। ठीक है, इतना सही चीज है। बस उसको घटता हुआ 3 फैक्टर, अगर NP3 है तो NP2 है तो घटता हुआ 2 फैक्टर। अगर मान लो 70p7 भी हो जाए, 70p7 भी हो जाए तो भी क्या, 70, 69, यहाँ पे 68, यहाँ 67, फिर 65, फिर 64, कितना फैक्टर्स आ गया, 3 3 6 1 7 63, खत्म बात। ठीक है, जितना भी जैसा भी निकालो निकाल सकते हो इस तरीके से, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है पार्ट, थोड़ा सा पार्ट नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्विंग है, बट यहाँ हम लोग पूरा वो सॉल्विंग का तरीका नहीं, हम इनका वैल्यू पे ही काम चलाएंगे। ये थोड़ा सा टाइपिंग में तरीका ऐसा नहीं होता लिखने का, ये होता है ऐसा, MNP2 है ये, ठीक है, और M-NP2 है। तो ये तो 56 है और ये वैल्यू मेरा 30 है। अब भाई 2 आया है नीचे, 2 आया है नीचे, तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 56 जो है वो 2 फैक्टर में डालना है मुझे, और कंसेक्यूटिव नंबर का फैक्टर में डालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 into 6। ये बस दिमाग में जैसे ही आता है, यानी ये जो बड़ा वाला नंबर था वो ये हो गया, m + n का वैल्यू मेरा 8 हो गया। और यहां देखो, इसको मैं तोड़ सकता हूं 6 और 5 में, तो 6 हो गया इसका वैल्यू, m-n हो गया मेरा 6। अब दो नंबर को ऐड करके 8 लाना है और सब्ट्रैक्ट करके 6 लाना है, तो देखते हैं ना कौन सा है जो आ सकता है। ये ऑप्शन दिख रहा है, 7 + 1 8 और 7 - 1 6। यहां तक देखो 11 क्वेश्चंस हो गया और हमने अच्छे से परम्यूटेशन को भी समझा है, ठीक है। चलो आगे, if 5pr is equal to 60, then the value of r is, अभी हमको नहीं पता कि कितना फैक्टर में तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब r ही अननोन है, अब r ही अननोन है, बट r का वैल्यू 5 से बड़ा तो नहीं। तो हम तो पहला बात इसको ऐसा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r लिखते। बोलो इतना लिखा तो कुछ गलत नहीं है ना, एनपीआर का फॉर्मूला n और n माइनस, और यहां पर है 60। अब आप फैक्टोरियल 5 अगर निकालते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होता है। यहां 60 को नीचे ला दो और यहाँ पे 5 माइनस r। अब देखो 3 4 12 5 60 हट गया, तो 5 माइनस r जो है वो 2 हो रहा है। कुछ वैल्यूज तो ऐसे ही दिमाग में रख लो कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 है 24 और फैक्टोरियल 5 है 1। ठीक है,
तो फैक्टोरियल 2 जो है वो 2 होता है, यहाँ 2 आया है यानी ये फैक्टोरियल 2 ही है। 5 माइनस आर जो है वो 2 है। 5 माइनस आर अगर 2 है तो आर का वैल्यू 3 है। ये समझने के लिए किसका मदद चाहिए? ये समझाने के लिए तुमको रिश्तेदार थोड़ी आए, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना, 5 माइनस आर इक्वल टू 2 है तो r इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिख लो अच्छे से समझो। कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है एक बार रिवाइंड करके देख लो। स्पीड अगर कहीं ज्यादा लग जाए तो भाई स्लो कर लेना, तुम्हारे पास ऑप्शन है, सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। और इन सबको अच्छे से नोट करो एक कॉपी में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे मत देखना कि घूमते फिरते। अपने मन को दिलासा मत दो कि मैंने पूरा सीरीज देखा है सर का तो मेरा निकल जाएगा एग्जाम। आप सही से देखो इसको, क्लास जैसा समझो। आप समझो आपको ऑलमोस्ट पूरा क्लास फ्री में मिल रहा है, आप इसको एंजॉय करो और एग्जाम क्लियर, ठीक है। और जब एग्जाम क्लियर हो जाए तो बाकी लोगों को भी इस बारे में बता देना कि हाँ ऐसे करने से हमारा एग्जाम क्लियर हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग करते हैं एक तो, और फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वाला क्लास में करेंगे। अब हमने बेसिक हम घुस रहे परमुटेशन में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड फेलियर सो दैट द वोवेल्स ऑलवेज कमिंग टुगेदर। एक बात देखो, कुछ लोग नहीं देता है क्लास में, देखते हो कुछ लोगों को हमेशा साथ होते हैं, ठीक है। तो फेलियर में वोवेल कौन सा, इंग्लिश कमजोर है मेरा, ट्राई करता हूं। ए है, आई है, यू है और ई। तो ए, आई, ई और यू ये हमेशा एक साथ ही रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, ये कहीं नहीं हटने वाला। बाकी बचा हुआ चीज इसके आसपास घूमेगा। एफ है, एल है और आर है। टोटल 7 लेटर्स था। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर 7 लेटर्स हो उसको 7 तरीके से, इसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी 7 लेटर हो और उसको रैंडमली 7 तरीके से, मतलब उसको, मतलब 7 लेटर्स है और उसको रैंडमली मीनिंग और मीनिंगलेस वर्ड बनाना है अपने को, तो हम उसको लिखेंगे सीधा फैक्टोरियल 7। क्योंकि किसी भी चीज को रीअरेंज, 5 चीज को रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। n चीजों को रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल n, ठीक है। ये बात क्लियर है? देखो भाई, ये जहां जाएगा साथ में जाएगा, एक ही यूनिट है, ये अपना घूम सकता है, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये सब फ्री है। तो ये चार ऐसे पैकेट्स हैं हमारे पास जो घूम रहे हैं इधर उधर नाच। तो 4 को रीअरेंज करना है, 4 को रीअरेंज करना है तो फैक्टोरियल 4। लेकिन क्या ये आंसर है? एकदम नहीं, एकदम से नहीं है ये आंसर, ये पार्शियल आंसर है, इसमें और कुछ ना है। देखो भाई, ये जो ए आई ई यू है ना, ये साथ रहेगा, लेकिन ये कौन गारंटी दे रहा है कि ये अपने में आपस में इधर उधर नहीं होगी? आप इमेजिन करो 4 लोग हैं जो साथ बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ए आई के लेफ्ट में या राइट में ही बैठेगा, ये चारों साथ बैठेंगे, सॉरी। तो हो सकता है ना ए इधर आ जाए और यू इधर आ जाए, तो भी तो चारों साथ ही है। हो सकता है ई पहले में रह जाए, आई इधर आ जाए, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं ये लोग। तो 4 चीज अपने आप को कितना तरीके से रीअरेंज कर सकता है, एकदम दिमाग में ऐसे रखो, 4 चीज अपने आप को कितना तरीके से रीअरेंज कर सकता है। यहाँ ये हो गया फैक्टोरियल 4, कितना होता है फैक्टोरियल 4 का वैल्यू? 24। 24 इंटू 24, आपके पास कैलकुलेटर है, नहीं याद रखना है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो 24, 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका 576। 576 है आपका आंसर, ठीक है। चलो बात, ये समझ में आ गया ना अच्छे से? आगे बढ़ो। अभी देखो, इन एन एग्जामिनेशन papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together। अभी ना एक बड़ा मस्त काम करो, कभी भी नेवर आए ना तो उसके लिए 2 काम करो, उस नेवर को पहले हटाओ, टुगेदर ही रख लो, और पहले देख लो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो सकता है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पता है, उसको एक जगह रखना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहां रखा, और माइनस कर दिया उसको टुगेदर रख के, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास है। फिर आपने टुगेदर वाला उसमें से हटा दिया, तो बाकी जितना उसमें टुगेदर नहीं है ना,
बाकी जितना उसमें टुगेदर नहीं है। आप सोचो 365 डेज में आप 23 डेज ही मन से पढ़ाई किए हो साल में, तो आप कितना दिन मन से पढ़ाई नहीं किए हो, उसके लिए क्या करना है, 365 में से वो 23 हटा दो, बाकी दिन तो आप इधर उधर देख रहे थे इंस्टाग्राम। तो 10 एग्जामिनेशन पेपर्स अरेंज किया गया है, बेस्ट एंड वर्स्ट। पहले तो 10 को कितना तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, एकदम अंदर से आ जाना चाहिए अभी तक ये आपका आवाज की 10 है तो फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज कर सकते। बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर को एक साथ रखा है, बाकी 8 पेपर्स हैं, ये भी एक पैकेट है जो साथ में घूमेगा, तो टोटल 9 चीजें हो गई जिसको आपको सजाना है, तो फैक्टोरियल 9 तक। लेकिन अभी बात हुआ था कि ये बेस्ट एंड वर्स्ट साथ रहेगा, आगे पीछे तो हो ही सकता है। दो चीज अपने आप को रीअरेंज कितना तरीके से करता है भाई, फैक्टोरियल 2 तरीके से करता है। दो चीज अपने आप को रीअरेंज फैक्टोरियल 2 तरीके से करता है। तो ये वो केसेस है जहां पे ये दोनों साथ में आए हैं, ये वो केसेस है जहां दोनों साथ में आए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, फैक्टोरियल 9 और इंटू में। अब एक चीज समझ, अगर आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो आप इसको बोलते हो फैक्टोरियल, इसको बोलते हो फैक्टोरियल, इसको बोलते हो ना फैक्टोरियल 4। तो आप क्या करो, यहां से चीजों को अगर एक साथ लेते हो तो ये क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 3। तो आप लिख सकते हो दैट इट इज 4 फैक्टोरियल 3, मतलब कहीं पे n फैक्टोरियल है तो आप लिख सकते हो n बाहर रख के फैक्टोरियल n-1, या फिर आप n-1 आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n-1। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया हमने। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं इस 10 को बाहर रख के फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9 इंटू, ये लिख सकता हूं मैं। अब फैक्टोरियल 9 तो वैल्यू ही ना देने वाला है, तो फैक्टोरियल 9 को रखते हैं कॉमन, यहां हो गया 10 माइनस 2 जो कि है 8, तो 8 फैक्टोरियल 9, यहां पे 8 फैक्टोरियल 9। समझ में आ गया बात। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर को साथ में रखा, बाकी 8 बचा हुआ था, तो फैक्टोरियल 9 तरीका वो दोनों आपस में रीअरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो टोटल अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 9 एंड फैक्टोरियल 2 का प्रोडक्ट, कब, जब बेस्ट एंड वर्स्ट साथ में रहते हैं, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारा अरेंजमेंट करना है, तब आपका फैक्टोरियल 10 था, फैक्टोरियल 10 में से ये सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, मिल गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। आगे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा, इसके बाद वाले का आंसर आपको कमेंट में बताना रहेगा। अगर आप पिछला वाला 14 नंबर क्वेश्चन को सही से देखोगे तो आप इसका आंसर आराम से कमेंट में बता पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, आपको समझ में आया हो परमुटेशन, तो जरूर से जरूर आप इसको ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो अब तक करोगे, कर लो भाई, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परमुटेशन का फाइनल पार्ट के साथ, फिर कॉम्बिनेशन, और फिर तो स्टैट्स आ ही रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।